पहले से बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन डाल दी है ताकि लिखने में जो समय जाता है वो समय बच जाएगा, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा हम कुछ आप लोगों को एक कहानी के रूप में समझाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए एकदम अंत तक पहले सुनिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और कहानी इसके पीछे क्या है। हम बताए थे इससे प्लासी के युद्ध में भी और यूरोपियन कंपनी का आगमन में कि जब 1707 में जब अंग्रेज की मृत्यु हो गई, जब 1707 में अंग्रेज की मृत्यु हो गई तो अब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो गया, यानी केंद्र में कोई अब शक्तिशाली शासक नहीं रहा। मुगल बादशाह, सबसे अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब को ही माना जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद अब मुगल सम्राट केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने के बाद जैसे ही कमजोर पड़ा तो जितने भी देसी रियासतें थी वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लगा हुआ था, प्रयास में था। उसी में सबसे पहले बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध और सबसे संपन्न राज्य था, बंगाल का नवाब अली वर्दी खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगजेब के मरने के बाद स्वतंत्र घोषित कर लिया कि अब हम मुगल सम्राट के अधीन नहीं है। स्वतंत्र घोषित जब किया तो अली वर्दी खां के पास कोई पुत्र नहीं थे, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। तो 3 पुत्रियां थी तो अपना जो है अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता? 3 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री का बेटा सिराजुद्दौला को उसने अपना अधिकारी बना दिया। हम ये सारी बातें बता चुके हैं। सिराजुद्दौला को अपना अधिकारी बना दिया। जब सिराजुद्दौला को अधिकारी बनाया तो उनके जो बाकी मौसी हुए जिनको खाला का, तो उनके लड़के और उन लोगों की काफ़ी षड्यंत्र वगैरह भी होने लगे कि हम लोग को नहीं बनाया, हम लोग सबसे छोटे वाले को बना दिया। और धीरे धीरे अंग्रेज भी उसमें कूद गया। धीरे धीरे हमने आपको बताया कि एक षड्यंत्र रचा गया। फिर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध भी हुआ। युद्ध में फाइनली नवाब सिराजुद्दौला मारा गया क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर को अंग्रेज ने खरीद लिया था। उसे कहा था कि तुम युद्ध के समय जाना ही नहीं, हम तुमको नवाब बना देंगे। और वही हुआ। मीर जाफर ने अपनी सेना के साथ, मीर जाफर सेनापति ने अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा ही नहीं और फाइनली नवाब सिराजुद्दौला की हार गई और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धोखे से प्लासी की युद्ध जीत गई। तो ये रही प्लासी का युद्ध। अब जब प्लासी का युद्ध जीत गई तो मीर जाफर को अंग्रेज ने बंगाल का नवाब बना दिया। और वो इसलिए बनाया क्योंकि समझा कि रोबोट की तरह हम उसे कंट्रोल करेंगे। और रियली ऐसे हुआ भी। मीर जाफर ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तौर से हाथ का रोबोट की तरह काम करता था। लेकिन जितना अंग्रेज को अपेक्षा थी, जितना इच्छाएं थी कि हमको बहुत सारे अमाउंट मिलेंगे, बहुत सारे छूटें मिलेंगी, बहुत सारा, यानी नवाब से एकदम जो उम्मीदें थी उतना उम्मीद पे ये मीर जाफर खड़े नहीं हो पाए। ये भी अपने आप को नवाब समझ रहे थे, कहे कि हम कुछ तो अपने जनता के लिए, अपने शासन के लिए करें। तो उतना उसके मन मुताबिक नहीं काम कर पाए। तो उसने क्या किया कि उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। सोचा कि मीर कासिम शायद मीर जाफर से ज़्यादा मेरे लिए मेरे हक में काम करके देंगे, ज़्यादा मुझे धनराशि इकट्ठा करके देंगे, मेरे को टैक्स में तो छूट है ही। तो मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम थोड़ा मीर जाफर से भी ज़्यादा अपने निष्ठावान था। उसने अंग्रेज के हाथ की कठपुतली नहीं बना। वो अंग्रेज के विरुद्ध भी अपना काम करने लगा। अपने नवाब है तो थोड़ा अपना साहिबी भी दिखाने लगा। यह बात अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा। फिर वो अंग्रेज ने क्या किया, मीर कासिम को नवाब के पद से हटा के मीर जाफर को बना दिया। अब मीर कासिम को स्वाभिमान पे बहुत ठूस पहुंचा कि ये क्या बात है, जब चाहे उसको बना दे, जब चाहे हमको बना दे, नवाब हम और शासन अंतरिम रूप से कंपनी, तो फिर हमारी क्या वैल्यू है। उसको बदला लेने का मन में ठान लिया। उसने जाकर मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय से संधि कर ली और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से एक गठबंधन बनाया और तीनों मिलकर कहा कि चलो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से हम युद्ध करेंगे। चलिए तो देखते हैं कब हुआ युद्ध। तो ये इतनी पीछे की बैकग्राउंड की कहानी। तो ये तीनों, तो ये जो है ना 23 अक्टूबर 1964 को 23 अक्टूबर 1964 को बक्सर की युद्ध हुई। किस किस के बीच? अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 3 फौजें एक तरफ, अंग्रेज मुनरो। तो एक्चुअली युद्ध तो ये हुआ। उस समय तो समझिए कि प्लासी के युद्ध पे अंग्रेज ने धोखे से जीत दर्ज की, लेकिन
जब बक्सर की युद्ध हुई और 3 सेना को पराजित करके अंग्रेज अधिकारियों ने जीत हासिल कर ली, तो अब यहाँ के देसी रियासतों को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया अंग्रेजी फौज से हम लोग का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। जब 3 शाह आलम द्वितीय की फौज मीर कासिम की फौज अवध के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करा दिया, तो अब लगने लगा देसी रियासतों को कि नहीं, अब अंग्रेज से लड़ना ठीक नहीं है। तो इस युद्ध में फाइनली मीर कासिम मारा गया, ये मीर कासिम मारा गया और यानी इन लोगों की हार हो गई। इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर से जीत हो गई। यहाँ जीत होने के बाद, अब जीत हुई तो मीर कासिम तो मारा गया, बच गया अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। युद्ध किन किन के बीच हुई आप तो देखिए, कब हुई देख लिए, उसके पीछे का बैकग्राउंड की कहानी हमने बता दिया कि जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया, मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बनाया, मीर कासिम को स्वाभिमान में ठेस पहुंचा कि ये क्या कर रहे हैं, हमको बनाया, फिर उसको हटा दिए। और वो नवाब थे, उसने जाकर इन लोगों से संधि कर लिया, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर युद्ध करने की ठानी, फिर भी युद्ध में हार हो गया और मीर कासिम मारा गया। तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि में क्या कब हुई, 23 अक्टूबर 1964, उसी दिन हार हुई या उसी दिन हुई। इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के बीच हुई। ये संधि किस किस के बीच, एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ अवध का नवाब तथा मुगल सम्राट के बीच, इन दोनों के बीच हुई। इस संधि में क्या हुआ, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि हार तो मुगल सम्राट की और अवध के नवाब का हुआ था। जीत, जिसकी जीत होती है संधि में तो दबदबा उसी का ना होगा। इस संधि में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में दीवानी उछलने का अधिकार सौंप दिया। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन लागू हो गया। बंगाल में द्वैध शासन यानी दीवानी कौन करेगा, उछलेगा, कंपनी। निजामत की जिम्मेदारी नवाब, निजामत यानी शासन करने, प्रशासन वगैरह को देखने की जिम्मेदारी निजामत। दीवानी यानी टैक्स उछलने की, चुंगी उछलने की जिम्मेदारी कंपनी। यही से बंगाल में द्वैध शासन चालू हो गया। फिर एक वो भी दिन आया, अंग्रेज तो धीरे धीरे हावी होते जा रहा है, धीरे धीरे हावी। प्लासी के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से नवाब को कंट्रोल किया, बक्सर के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से। अब तो पूरा चुंगी हम ही उछलेंगे, निजामत क्यों करोगे। और यहाँ देखिए 1772, सिर्फ 64 से 72 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त होते ही, वॉरेन हेस्टिंग्स को जैसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, इसने जब क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को अंत हो गया। इसने कहा नहीं, अब निजामत भी हम ही करेंगे, दीवानी भी हम ही करेंगे। इसने उस द्वैध शासन को भी बंद कर दिया जो द्वैध शासन लागू हुआ था। और धीरे धीरे इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभुत्व बढ़ता गया। इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 1857 की क्रांति। हम पूरे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे। आप मेरे साथ जुड़कर कॉपी खरीद कर नोट्स बनाइए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।